बिहार बोर्ड कक्षा 10 प्रश्न और उत्तर करेंगे। इसमें पहला पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास। तो पहले हम राष्ट्रवाद होता क्या है समझने की कोशिश करते हैं। तो राष्ट्रवाद का सामान्य अर्थ लगाया जा सकता है अपने राष्ट्र के प्रति सोच या लगाव की भावना का विकास होना। जैसे भारत देश हम लोगों का देश है, यहाँ 8 धर्मों के लोग निवास करते हैं और सब में भाईचारा और भावनाएं अपने देश के प्रति अच्छी होनी चाहिए। उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। उसी तरह से यह पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को फ्रांस की 1789 की क्रांति व नेपोलियन के विजयों ने बढ़ावा दिया। नेपोलियन जब जीता तो उसमें बढ़ावा दिया। और फ्रांसीसी क्रांति ने कुलीन जो उच्च वर्ग थे उनके हाथों से राजनीति को निकालकर सर्वाधार सबों लोगों के लिए और मध्यम वर्ग तक पहुंचा दिया। नेपोलियन ने विजय राज्यों में राष्ट्रीयता भावी जागृत कर दी और इटली जर्मनी को मात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति से बाहर लाकर उसने इसे एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। एकीकरण कर कर क्या किया, उसे आगे की ओर ले गया। साथ ही नेपोलियन ने युद्ध और विजय से अपने अनेक राष्ट्र जैसे फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध देशभक्ति आक्रोश पनपा जिसे हम राष्ट्रवाद का विकास किया। और यह पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद बताता है किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और उसका विकास हुआ। यह पाठ इसी पर केंद्रित है और इसमें इटली का एकीकरण, फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना और जर्मनी का एकीकरण किन किन नेताओं द्वारा किया गया है, यही यह पाठ समझाने की कोशिश करता है। अब हम प्रश्न और उत्तर की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। तो उन्होंने राइन संघ की स्थापना की थी। दूसरा प्रश्न है हंगरी की भाषा क्या थी। तो मैंग्यार उनकी भाषा थी। तीसरा प्रश्न है जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की। तो प्रसा ने इसकी स्थापना की थी। और यंग यूरोप की स्थापना किसने की। तो मेजनी ने की थी। पांचवा प्रश्न है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो तुर्कियों की पराजय हुई थी। छठा प्रश्न है फ्रेडरिक ऑफ इंडिया नामक संस्था का गठन किसने किया। तो मेजनी ने यह संगठन की स्थापना की थी। आगे प्रश्न है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो 1871 में हुई। और 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो संवैधानिक राजतंत्र सबों के लिए वहाँ राजतंत्र की स्थापना हुई। 9वां प्रश्न है सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। आगे प्रश्न है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो सीडान का युद्ध के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अब हम खाली स्थानों को पूर्ति करेंगे। पहला प्रश्न है अर्नस्ट रेन ने डैश राष्ट्रवाद की व्याख्या की। दूसरा प्रश्न है फ्राइडरिच लिस्ट जर्मनी के अर्थशास्त्री थे। तीसरा प्रश्न है मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चौथा प्रश्न है यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। और यह प्रश्न बार बार आता है। पांचवा प्रश्न है एड्रियन नोपुल की संधि तुर्की और रूस में हुई थी। किससे हुई थी। तुर्की और रूस से हुई थी। तुर्की और किससे हुई थी। तो रूस से हुई थी। आगे प्रश्न है
तुर्की और रूस से हुई थी। यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। और लाल कुर्तों वालों का गठन, मतलब लाल कुर्तों वालों का गठन किसने किया? तो गैरीबॉडी ने किया था। 8वां प्रश्न है मेटरनिक का पतन किस वर्ष? तो 1848 में हुआ। और 9वां प्रश्न है सेडोवा का युद्ध वर्ष था 1866। आगे प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मन सम्राट को विलियम प्रथम थे। और सही गलत करना है। तो पहला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार किया। सही। दूसरा है मेटरनिक उदारवादी राष्ट्रवादी था। गलत। कार्लसबाद ने आदेशों द्वारा उत्तरावाद का प्रसार किया। गलत। चौथा प्रश्न है नई गुल्फ आंदोलन जर्मनी में हुआ। गलत। रक्त और लौह की नीति मेजनी ने अपनाई। नहीं, ये भी गलत है। अब हम सारणी के आधार पर क्या करेंगे? प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो यहाँ पर सारणी के आधार पर हम क्या करेंगे? प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है राष्ट्रवाद की नई परिभाषा किसने दी और वह कौन था? तो उत्तर लिखेंगे राष्ट्रवाद की नई परिभाषा अर्नेस्ट रेन ने दी थी। वह फ्रांसीसी दार्शनिक था। दूसरा प्रश्न है कार्लसबाद की घोषणा किसने की? तो कार्लसबाद की घोषणा ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी। तीसरा प्रश्न है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। चौथा प्रश्न है जर्मनी में राष्ट्रवाद का प्रतीक कौन थी? तो जर्मनी में राष्ट्रवाद का प्रतीक जर्मनिया थी। पांचवा प्रश्न है कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन की स्थापना किस देश में की गई थी? तो कार्बोनारी नामक गुप्त संस्था की स्थापना इटली में हुई थी। किसमें हुई थी? इटली में हुई थी। आगे है मिलान करना है। तो अर्नेस्ट रेन यहाँ पर फ्रांसीसी दार्शनिक थे। जलवेरिन, तो जलवेरिन शुल्क क्या था? शुल्क संघ था। और यंग इटली क्या था? यंग इटली मेजनी के द्वारा था। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा गया है। विक्टर एम्यून ये क्या थे? तो सिडोनिया का राजा था। और हिगले जर्मनी दार्शनिक था। गैरीबॉडी इतालवी देशभक्त था। और 8वां है यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। अब हम करेंगे प्रश्न और उत्तर। क्या करेंगे हम लोग? प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है रेन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया? उत्तर लिखेंगे फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेन ने राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी। उनके अनुसार राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहे। राष्ट्रभाषा के लिए अतीत में तमाम गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा कल्पना का होना, साथ साथ मिलकर काम करना और महान काम करना और आगे ऐसे काम को और आगे इच्छित करके जनसमूह में होने वाले ज़रूरतों को, अतः राष्ट्र और व्यापक एकता उसका अस्तित्व रोज होना चाहिए और जनमत संग्रह होना चाहिए। मतलब राष्ट्रवाद जो है उनके अनुसार इस प्रकार से होना चाहिए था, जिसमें धर्म, नस्ल और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न हो। दूसरा प्रश्न है वियतना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस में किस राजवंश की पुनः स्थापना की गई? उत्तर लिखेंगे वियतना कांग्रेस 1815 द्वारा फ्रांस में बुम्बो राजवंश की पुनः स्थापना की गई थी। आगे प्रश्न है जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? तो जर्मन राइन महासंघ की स्थापना
नेपोलियन ने की थी। चौथा प्रश्न है, चास्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? तो चास्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। पांचवा प्रश्न है, 1832 का संसदीय सुधार अधिनियम किस देश में पारित किया गया? तो यह सुधार आंदोलन जो था इंग्लैंड में पारित किया गया और उस समय 1832 संसदीय सुधार अधिनियम पारित किया गया था। छठा प्रश्न है, मेटरनिख कौन था? यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है? तो काउंट क्यूमेंट मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर था और नेपोलियन के पतन के पश्चात वह केवल ऑस्ट्रिया साम्राज्य का नहीं अपितु समस्त यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया था। क्या बन गया था? तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया था। कौन? तो कौन बन गया था? तो मेटरनिख बन गया था। वह स्वतंत्रता तथा सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता व सुधार आंदोलन का घोर विरोध और पुरान व्यवस्था मतलब पुराने व्यवस्था का समर्थक था। यूरोपीय इतिहास में वह वियतनाम व्यवस्था, यूरोपीय कास्ट, पवित्र संघ की योजना और चारू राष्ट्र मैत्रिक और मेटरनिख व्यवस्था के लिए विख्यात था। सातवां प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई? इसका क्या परिणाम हुआ? देखिए, इस प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक का मुख्य उद्देश्य जर्मन राष्ट्र के निर्माण की योजना बनाना था। मतलब ये जो बुलाई गई थी संसद, इसमें क्या था? मतलब कि जर्मन राष्ट्र के निर्माण की योजना बनाना था। इसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का प्रधान एक राजा को बनाना था जिसे संसद के नियंत्रण में काम करना था तथा जर्मनी के एकीकरण उसी के नेतृत्व में होना था। लेकिन जब प्रसार के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने यह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो असेंबली भंग हो गई और जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो सका। आठवां प्रश्न है, इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या भूमिका था? तो लिखेंगे, मेजनी इटली के एकीकरण का मसीहा था। क्या था? मसीहा था। मेजनी एक महान दार्शनिक था। वह दर्शन का बहुत बड़ा व्यक्तित्व वाले इंसान थे, दूरदर्शी राजनेता और कर्मठ कार्यकर्ता था। इटली के नवनिर्माण में मेजनी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। वह बचपन से ही इटली की स्वतंत्रता के लिए प्रगतिशील रहा और 1831 में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। आपसे पूछा जा सकता है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। इस संस्था ने युवकों की एक नई चेतना जागृत की। वह रिपब्लिक दल का नेता भी था। उसने मजदूर, विद्यार्थी, युवाओं में इटली की स्वतंत्रता का भाव जागृत किया और मेजनी के गणतंत्रवादी विचारों ने इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया और यही संभव हो सका। पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया? उत्तर लिखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ होने के बाद ही क्रांति ने राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना को जगाने व कार्य किए। पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा फ्रांसीसियों में एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया गया। क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर अब फ्रेंच को प्रोत्साहित किया गया। फ्रेंच भाषा जो था उसको प्रोत्साहित किया गया और उसको एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान भी दिया। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रवाद के विकास में
नेपोलियन की क्या भूमिका थी? उत्तर लिखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट 1789 और 1821 ने अपने शासनकाल में राष्ट्रवाद के प्रसार के अनेक सुधार कार्य किए। पहला था, नेपोलियन ने विशेषाधिकार तथा आर्थिक असमानता का दूर कर समानता स्थापित की। मतलब अब जो भी व्यक्ति है वो क्या है, सामान्य है, कोई न उच्च है न बड़ा है। उन्होंने करों को समानता स्थापित की, मतलब कर अब सबको समान ही लगेगा, ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा लगेगा और कम लगेगा। तीसरा है, नेपोलियन ने 1804 में नेपोलियन संहिता लागू कर कानून के समक्ष सबसे बराबरी का अधिकार दिया। मतलब यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं वह संविधान के नज़र में सब बराबर हैं। चौथा है, देशभक्त विद्वानों कलाकारों को सम्मानित करना प्रारंभ किया। पांचवा, नेपोलियन ने एक समान शुल्क, समान नाप तोल की प्रणाली और मुद्रा का द्वारा राष्ट्र को संगठित करने का भी प्रयास किया, क्योंकि अलग अलग मुद्राएं होती थी राज्यों की, तो उससे दिक्कत होता था। उसने जब एकीकरण किया तो एक मुद्रा नाप तोल की प्रणाली का विकसित किया। आगे है, नागरिकों की संपत्ति अधिकार को सुरक्षा किया। जो भी नागरिक का संपत्ति उसे सुरक्षित किया गया। यातायात और संचार में सुधार लाया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और किसानों को भूदास से मुक्त किया गया। मतलब अब कोई भी वहाँ पर दास नहीं रहेगा। नेपोलियन राष्ट्र निर्माण में शिक्षा को महत्व मानता था, अतः शिक्षा प्रणाली की पुनः व्यवस्था की और सेकेंडरी स्कूल, विश्वविद्यालय में शिक्षित होने के कारण विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति जैसी राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। और 10वां है, उसने कई धार्मिक सुधार किए, चर्च की संपत्ति को जब्त किया और उस पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसने अनेक सुधार द्वारा फ्रांस में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास किया, जिससे प्रेरित होकर यूरोप के अन्य देश राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत किया और उन्होंने अपने देश में राष्ट्रवाद भावना को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरा प्रश्न है, वियतनाम कांग्रेस की क्या उपलब्धि है? उत्तर लिखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के पश्चात जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया 1815 में, यूरोप के प्रमुख नेता कूटनीतिज्ञ वियतनाम के प्रमुख समस्याओं पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए। इसमें शक्ति संतुलन, उचिता, क्षतिपूर्ति तथा विजय देशों को पुरस्कार संबंधी मामलों पर विचार किया। इस प्रमुख उपलब्धि इस प्रकार से हैं। पहला है, फ्रांस द्वारा विजित प्रदेशों को छीनकर विभिन्न राष्ट्रों में बांट देना। मतलब फ्रांस जो जीता हुआ था, जिसको जो लड़ा था उन लोगों में समान रूप से बांट देना। दूसरा है, स्पेन को पुनः तानाशाही देश बना देना। तीसरा है, हॉलैंड को स्वतंत्र कर दिया गया। चौथा है, नेपल्स, सार्डिनिया, स्विट्जरलैंड और फिर से स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। पांचवा है, जर्मन और इटली के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इस सम्मेलन में स्वीडन, रूस, जर्मनी, प्रशा, ऑस्ट्रिया तथा ब्रिटेन की स्थितियों पर विचार किया और इन्हें अनेक विजय प्रदेशों को सौंपा गया। इन प्रदेशों में अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने पर बल दिया गया और दासता को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया। अब हम चौथा प्रश्न पढ़ेंगे, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों और परिणामों का उल्लेख करना है। उत्तर लिखेंगे, यूनान एक प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र था। उस समय भी यूनान का गौरव बड़ा ही अतीत था। पुनः जागरण काल में यूनानी सभ्यता संस्कृत अनेक राष्ट्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बना, लेकिन 15वीं शताब्दी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। इस साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न भाषा, धर्म, नस्ल के निवासी थे। तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के प्रति उसमें लगाव की भावना नहीं थी, क्योंकि उन्हें तुर्की ने अपने साम्राज्य के आत्मसात करने का प्रयास कभी नहीं किया। अतः
यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित कारण हुए। क्यों हुआ अब समझते हैं। 18वीं सदी के अंतिम चरण तक यूनान में राष्ट्रवादी भावना बलवती होने लगी। अब यूनान के भी लोग चाह रहे थे कि हम आज़ाद हो। नेपोलियन ने युद्ध और विलय कांग्रेस ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया और राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास में धर्म की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। 18वीं शताब्दी के अंत में यूनान में बौद्धिक आंदोलन भी हुआ। केराइन नामक दार्शनिक ने यूनानियों में राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की भावना का प्रचार किया और कंस्टेंटाइन रीगा नामक एक नेता ने गुप्त समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशन कर यूनानियों में तुर्की से स्वतंत्र होने की भावना प्रज्वलित की और वह जलवती हुआ और वह आज़ाद हो गया। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के निम्न परिणाम हुए। यूनानियों ने लंबे और कठिन संघर्ष बाद ऑटोमन साम्राज्य के अत्याचारी शासन से मुक्ति पाई और यूनान के स्वतंत्रता को संप्रभुत्व राष्ट्र का उदय हुआ। यद्यपि गणतंत्र की स्थापना न हो सकी, परंतु वह स्वतंत्र राष्ट्र के उद्देश्य मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई। यूनानियों के विजय ने 1830 की क्रांति को प्रेरित किया और इसे हम बोसलकन क्षेत्र के अन्य ईसाई राज्यों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ करने की चाह बढ़ी। 5वां प्रश्न है, इटली के एकीकरण में गैरिबल्डी की भूमिका पर प्रकाश डालें। इटली के एकीकरण में गैरिबल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। गैरिबल्डी जानता था कि बिना युद्ध के इटली का एकीकरण संभव नहीं है। उसने सहस्त्र युवकों की एक सेना बनाई जिसे हम लाल कुर्ती कहते हैं। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। 1862 में गैरिबल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। एकीकरण की प्रक्रिया में उसने अनेक युद्ध किए। काइब्यूर ने यहाँ अपनी कूटनीति द्वारा इटली का एकीकरण संभव कर दिया। उसी प्रकार गैरिबल्डी ने तलवार द्वारा इसे संभव बनाया। 6वां प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन कौन सी नीति अपनाई, इसका परिणाम क्या हुआ। उत्तर लिखेंगे, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। उत्तर, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के प्रयासों का ही फल है। उसने अपने कूटनीति और सैनिक शक्ति के सहारे जर्मनी का एकीकरण किया। वह प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, अतः उसने प्रसा को सैनिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया। जर्मनी को एक सूत्र में बांधने के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। उनका विचार था कि जर्मनी के एकीकरण में सफलता राजकुमारों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, न कि लोगों द्वारा। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण का उद्देश्य 3 युद्धों द्वारा पूर्ण हुआ, जो 1864 से 1870 के 7 वर्षों के अल्प समय में लड़े गए। जर्मनी के एकीकरण में प्रसा के राजा विलियम प्रथम का बहुत बड़ा हाथ था। बिस्मार्क के नीतियों के परिणाम स्वरूप यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ और आज हम यूरोप, जो कि यह पूरा पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास प्रश्न उत्तर किए हैं, जो बिहार बोर्ड कक्षा 10 के बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा और यह पूरा प्रश्न उत्तर है जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति आवश्यक है। धन्यवाद।